हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आज आपके पास जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है फ्यूल्स। तो फ्यूल किसे कहते हैं हम लोग, कभी सोचा है इसके बारे में? अगर नहीं सोचा है तो ऐसा करो कि ज़रा सा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दौड़ लगा करके आना। और जब आप दौड़ लगा करके आओगे तो आप थोड़ा सा थका हुआ, यू विल फील टायर्ड, है ना। आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, बिस्किट की ज़रूरत पड़ेगी, जूस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा क्यों होता है? So when we run around for a while, we feel tired after some time. In fact, whenever we do any work involving physical activity, we feel tired after some time. तो चाहे हम दौड़ लगाएं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वाला काम करते हैं, दौड़ भाग जिसमें शरीर हाथ पैर हिलाना होता है, हम थोड़ी सी थकान महसूस करते हैं। And why is this so? This is because when we do some work, we use up a part of the energy stored in our body. तो ऐसा इसलिए होता है कि एक्चुअली जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी वाला काम करते हैं, इवन मेंटल एक्टिविटी में भी एनर्जी कंजम्पशन तो होता ही है। तो फिजिकल एक्टिविटी वाला काम करते हैं या मेंटल एक्टिविटी का काम करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कंज्यूम होती है। सो वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम? तो हम लोगों को ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? वेरी सिंपल, हम लोगों को तो ये एनर्जी मिलती है खाना खाने से, फूड से। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। एंड फूड, व्हाट इज फूड and what is fuel? So a substance that produces energy on burning is called a fuel. Hence food can be thought of as a fuel for our body. तो आप ऐसा कह सकते हो कि लिविंग थिंग्स के लिए एनर्जी का सोर्स होता है फूड, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, मशीनों के लिए, है ना, चाहे वो किसी भी तरह की मशीन हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, तो उसके लिए जो चीज़ चाहिए जिससे उसे एनर्जी मिलती है उसे हम कहते हैं फ्यूल। सो हेंस फूड कैन बी थॉट ऑफ एज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो इसीलिए आप सबसे कहा जाता है ना कि आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, है ना, आपको समय समय पर खाना खाना चाहिए, आपके ब्रेकफास्ट का समय सेट होना चाहिए, लंच का टाइम सेट होना चाहिए, डिनर भी सही समय पर ज़रूर कर लेना चाहिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि फ्यूल की बात हम तब करेंगे जब उन चीज़ों को एनर्जी की ज़रूरत होती है विच आर नॉट लिविंग थिंग्स, है ना, विच आर नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इसका मतलब है मशीनें, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, है ना, बसें, कंप्यूटर, टेलीविज़न, इन सब को जो एनर्जी चाहिए होती है तो उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्यूल से मिलती है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। So fuels are available in solid, liquid or gaseous forms. Wood, coal, coke and cow dung cakes are some examples of solid fuels. Kerosene, petrol and diesel are examples of liquid fuels. Liquefied petroleum gas, which is full form of LPG, compressed natural gas, which is full form of CNG, and piped natural gas, PNG, है ना, and biogas are example of gaseous fuels. तो हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा कि फ्यूल जो होगा वो एक मैटर है, मटेरियल है, तो ये सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म में हो सकता है। अब जैसे आसपास में आप जो लकड़ियाँ देखते हो, है ना, कोयला देखते हो, कोक देखते हो, इसके बाद काऊ डंग क्या है? एक्चुअली में उसे हम लोग गाँव में गोबर नहीं, गोईठा के नाम से जानते हैं, है ना। काऊ डंग को तो हम लोग गोबर कहते ही हैं। इससे जो चीज़ बनाई जाती है, जिसे हम जलाने का इस्तेमाल करते हैं, उसे गोईठा कहते हैं। ये आपने अपने गांव में देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो अपने उन दोस्तों से पूछ सकते हैं जिनके पास गांव में गाय या भैंस रखा हुआ है। तो ये सारे सोर्स हो गए सॉलिड फ्यूल्स के। व्हाट अबाउट केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल, है ना, ये सारे के सारे लिक्विड फ्यूल हैं, वो तो आप समझ ही रहे हो। और आप सबके घरों में जो चूल्हा जलता है ना, आजकल हम सब लोगों के घरों में, किचन में हम लोग का खाना किन चीज़ पर पकता है? तो आप देख रहे हैं ना ये सिलेंडर, ये LPG सिलेंडर जिस पर इंडियन लिखा है, इस पर इंडियन लिखा हुआ हो सकता है, HP लिखा हुआ हो सकता है, भारत लिखा हुआ हो सकता है। तो इसी सिलेंडर में वो खजाना है, इसी सिलेंडर में एनर्जी का ढेर है, फ्यूल
है ना, लिक्विड फ्यूल जिससे हमारे घर का खाना बनता है। इससे पहले क्या होता था, अब जैसे आपके पास में अगर स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, तो इसमें पेट्रोल इंजन होता है। अब कार में, बसों में डीजल इंजन भी होता है। आजकल तो ट्रेनें भी डीजल इंजन से चलती हैं, हालांकि बहुत सारी ट्रेनें आजकल इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी हैं। अभी से 10 साल पहले की बात करें, या अभी भी कुछ सबर्बन एरिया हो सकता है, रूरल एरिया हो सकता है, जहाँ पर लोग आजकल के समय में भी केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हों अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, लालटेन जलाने के लिए, है ना, ऐसी भी बातें। सो यू कैन सी दैट देयर आर 3 पिक्चर्स। बर्निंग वुड पहला पिक्चर है जिसमें कि आप लकड़ी को जलते हुए देख रहे हैं, ऐसा आपको गांव में घरों में दिख जाएगा, या किसी पिकनिक स्पॉट पर नज़र आ जाएगा कि लकड़ियां जला करके लोग खाना बनाते हैं। दूसरी पिक्चर में यू कैन सी दैट पेट्रोल इज़ बीइंग फिल्ड इन ए कार, है ना, ये भी कॉमन है, आप आसानी से देख सकते हो। तीसरी चीज़ तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, हर 10 घर में से 9 घरों में, मैं कहूँ शहरों में तो 10 से 10 घरों में आप इसी सिलेंडर पर खाना पकते हुए देखोगे। अब हम लोग बातें करते हैं कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल की ज़रूरत है क्या, इसका इस्तेमाल क्या है, व्हाई डू वी नीड फ्यूल। ये तो हम लोगों ने पहले भी बात की, जैसे हमारा शरीर है तो हमें एनर्जी चाहिए, तो हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है जो हमें भोजन से, मील से, फूड से मिलता है। अब हम लोगों ने ये भी कहा था कि नॉन लिविंग थिंग्स को फ्यूल की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, मशीनों के चलते रहने के लिए। सो वी नाउ नो दैट फ्यूल्स प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग। तो ज़्यादातर केसेज में ऐसा ही होता है कि फ्यूल को जलाने पर एनर्जी मिलती है। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी पर्पसेज। वी नीड एनर्जी फॉर कुकिंग। वाई डू वी नीड एनर्जी? वी नीड एनर्जी फॉर कुकिंग। मतलब हम लोग कॉमन लाइफ की बातें कर रहे हैं कि हमें कॉमन लाइफ में, आम जिंदगी में फ्यूल क्यों चाहिए। कुकिंग के लिए चाहिए, ट्रेन को चलाने के लिए चाहिए, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बसों को चलाने के लिए चाहिए, एरोप्लेन्स के लिए चाहिए, और तो और हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। आपके आसपास में अगर कोई थर्मल पावर हो, एनटीपीसी का प्लांट हो, सो यू कैन गो एंड ऑब्जर्व देयर सेम। वहाँ आप देखोगे कि वहाँ वो कोयला जलाते हैं, कोयले से पानी का वेपर, वाटर का वेपर तैयार करते हैं, वाटर वेपर से टरबाइन चलता है, फिर बिजली बनती है। So we need energy, we need fuels for running various machines and so on. For getting energy we use different types of fuels in different situations. तो ऐसा भी है बच्चों कि हर केस में, हर मशीन में हम लोग एक ही तरह का फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर अलग अलग मशीन के लिए भी अलग अलग तरह का फ्यूल हो सकता है ना। सीएनजी का इस्तेमाल कहाँ देखा है आपने? इफ़ यू आर लिविंग इन मेट्रो सिटीज़ यू कैन सी दैट कि वहाँ पर जो गाड़ियाँ होती हैं, कार होती है, बस होती है, वो सीएनजी से चलने वाली होती हैं। आपने देखा होगा ना, कई सारी कारें होते हैं जिसमें दोनों ही किट लगे हुए होते हैं, सीएनजी किट भी होता है और पेट्रोल से चलने का इंजन तो होता ही होता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक फ्यूल्स। डोमेस्टिक फ्यूल्स का मतलब है कि वो फ्यूल जिसे हम अपने घर में अपनी आम ज़रूरत को कॉमन मैन इस्तेमाल करता है। सो इन द अर्ली एजेस मैन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्न कुकिंग। एट दैट टाइम इट वॉज वुड दैट वॉज मेनली यूज्ड एज द फ्यूल। आदि मानव, अर्ली मैन्स की कहानी सुनी है ना आपने, किस तरीके से उन्होंने सीखा होगा कि अरे लकड़ियों के जलने से आग होती है और आग में हम खाना पका करके अपने खाना को टेस्टी बना सकते हैं, इससे हम जानवरों को डरा भी सकते हैं। तो उसी फायर की बात हो रही है। तो सबसे पुराने समय की बात करें, ओल्डन टाइम्स की बात करें, तो उस समय तो हमारे पास में फ्यूल के तौर पर एक ही चीज़ अवेलेबल था, दैट वाज वुड। लेटर आगे चल कर के उन्होंने सीखा कि हम गाय के गोबर से केक्स कैसे बना सकते हैं, गोईठा कैसे बना सकते हैं, कोयले को कैसे जला सकते हैं, और किस तरीके से उन्हें ज़मीन के अंदर से निकलने वाले केरोसिन का पता चला होगा, और इसे भी उन्होंने आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। सो दीज फ्यूल्स आर यूज्ड इवन नाउ। ऐसा नहीं है कि आजकल हम लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आजकल हम
गोबर का गोईठा इस्तेमाल नहीं करते, कोल का इस्तेमाल नहीं करते, केरोसिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल अभी भी डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर होता है। लेकिन बात आती है कि सबसे ज़्यादा हम किसे यूज़ करते हैं। सो इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी इजी टू आंसर दैट। आजकल के समय में हम सबसे ज़्यादा फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, वो है इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी चीज़ है एलपीजी, है ना। सो वी हैव फिगर्ड इट आउट। हम लोग अपने घरों में आमतौर पर एलपीजी इस्तेमाल करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी। आप देख लो ना, चूल्हे के अलावा और भी कहाँ कहाँ हम लोग एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों में भी लोग एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी, पंखा चलता है, एसी चलता है, इंडक्शन चलते हैं, टीवी चलता है, कंप्यूटर चलता है, ऑल थिंग्स, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि आपकी जो मोबाइल है, आपका जो लैपटॉप है, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। सो दीज फ्यूल्स आर यूज्ड इवन नाउ इन सम हाउस होल्ड। It is gaseous fuels like LPG, PNG and biogas that are now commonly used as domestic fuels. बायोगैस ये आपने थोड़ा सा कम देखा होगा, बहुत कम बच्चों ने देखा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसके कुछ तस्वीरें डाल दूँ आपके लिए, ताकि आप बायोगैस प्लांट को देख सकें। ठीक है, मैं नोट करके रखता हूँ, मैं डाल दूँगा। These are cleaner fuels as they do not produce smoke on burning and do not leave any ash after burning. तो यहाँ पर हम एक और बात सीख रहे हैं फ्यूल्स के बारे में। क्या? क्लीनर फ्यूल्स, है ना। मतलब ऐसा फ्यूल जो जलने के बाद में धुआं पैदा नहीं करता, राख नहीं होती। एलपीजी सिलेंडर से कोई राख निकलती है क्या? चूल्हा जलाने के बाद में वहाँ धुआं निकलता है क्या? नहीं निकलता। और ऐसे ही बात ऑटोमोबाइल्स में भी होती है। इलेक्ट्रिसिटी को भी हम लोग क्लीन फ्यूल के तौर पर कह सकते हैं। सो एज दे डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग एंड डू नॉट लीव एनी एस आफ्टर बर्निंग। लेकिन कोयले के साथ ऐसा नहीं होता, लकड़ियों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। सो द एस ए बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल कंबसन इज यूज्ड एज ए फिलर फॉर थिंग्स लाइक द टेनिस रैकेट्स एंड गोल्फ बॉल्स। ओहो, तो ऐश का भी इस्तेमाल है, जलने के बाद जो राख होती है उसका भी इस्तेमाल है। मैंने तो सुना है कुछ जगहों पर लोग उससे ईंटें बनाने का भी काम लेते हैं। सो दीज क्लीनर फ्यूल्स आर कन्वीनियंट टू यूज एंड आर मोर एफिशिएंट, दे आर ऑल्सो मोर इको फ्रेंडली। सो हम लोग यहाँ पर 3 नए शब्द देख रहे हैं, क्लीनर फ्यूल्स। क्लीनर फ्यूल की बात तो क्लियर हो गई कि भाई इससे गंदगी नहीं होती, धुआं नहीं होता, पॉल्यूशन कम से कम होता है, और क्या बोले, राख नहीं निकलती, ऐस नहीं होता। दूसरी बात, दे आर मोर एफिशिएंट, मतलब कम जलाओ तो ज़्यादा एनर्जी मिलती है। एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर ये है। और तीसरी बात है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, इको फ्रेंडली हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आजकल के ज़माने में, इको फ्रेंडली होना, है ना। बिल्कुल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन से फ्यूल्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब व्हीकल्स के लिए, हाँ, गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, जिसके जरिए हम सामान या पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। सो व्हाट डू वी यूज़ फॉर ट्रेन्स, व्हाट डू वी यूज़ फॉर ऑटो रिक्शा, एरोप्लेन, बसेज, कार्स, मोटरसाइकिल्स। So these are here we will read about fuels for transportation. So आप जानते ही हो कि ट्रेन इंजन का जब आविष्कार हुआ था तो सबसे पहले उसे स्टीम इंजन से चलाया जाता था, भाप वाले इंजन से। उन दिनों में जो पानी वाले जहाज, शिप होते थे, वो भी इसी से चलाए जाते थे। और आजकल के समय में भी हम बात करें तो जहाँ पर थर्मल पावर होते हैं, थर्मल पावर, वहाँ पर क्या करते हैं, वो पानी को गर्म करते हैं, वेपर बनता है, उससे टरबाइन चलता है। तो पानी को गर्म करने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ ए डेज ट्रेन इंजन्स यूज ईदर इलेक्ट्रिसिटी और डीजल। तो थोड़ा सा जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, हमें नई चीज़ों के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, तो हम रिप्लेस करते चलते हैं। स्टीम इंजन की रफ़्तार उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, बाद में जब डीजल इंजन आया तो ट्रेन की रफ़्तार बढ़ गई। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यूज होने लगा, इलेक्ट्रिकल इंजन की वजह से ट्रेन की रफ़्तार बहुत ज़्यादा हो गई।
है ना। अब तो भारत में भी वंदे भारत ट्रेनें चलने लगी हैं जो कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती हैं, उससे ज़्यादा भी। ऑटो रिक्शा में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम पेट्रोल, डीजल और या फिर सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। एरोप्लेन्स में एटीएफ की बात होती है ना। एटीएफ एविएशन टर्बो फ्यूल, ये थोड़ा सा महंगा होता है। सीएनजी बसें दिल्ली में, मुंबई में आप देख सकते हो, यूपी में भी, और मैंने तो सुना कि अभी अब मुजफ्फरपुर में भी कुछ 12-14 बसें आ गई हैं जो लोकल कन्वीनियंस के लिए, मुजफ्फरपुर के आसपास के शहरों में विजिट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए सीएनजी बसें चला करेंगी। अभी बस पिछले हफ्ते ही, लास्ट वीक, मैंने न्यूज़पेपर में देखा है। Okay students, so vehicles like buses, cars and scooters run on petrol or diesel. Aeroplanes are commonly use a highly refined kerosene based fuel known as aviation turbo fuel. Aviation turbine fuel इसे बोलते हैं एटीएफ। So buses, auto rickshaws and cars now prefer to use CNG as their fuel. तो बच्चों, आजकल बसों में, ऑटो रिक्शा में, कार में पहले की तरह से पेट्रोल, डीजल का इस्तेमाल कम से कम होने लगा है, क्योंकि ये पता चला है ना कि पेट्रोल, डीजल काफ़ी महंगे होते हैं, उससे पॉल्यूशन होता है, धुआं निकलता है, ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं, ये सब के सब। वेयर एज सीएनजी ज़्यादा आसानी से अवेलेबल है, ये चीपर है और ये इको फ्रेंडली भी है। So this is because CNG powered vehicles have lower maintenance cost and can be used efficiently. So also CNG is a better green fuel. एक और टर्म हम लोगों ने यहाँ पर देखा, that is green fuel, है ना, कि CNG का इस्तेमाल करने से हम अपने वातावरण को, इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचाते हैं। It causes less air pollution and it is eco-friendly and causes less harm to the health of humans and animals. तो बच्चों, आपकी भी जानकारी में ये बात रहनी चाहिए कि अगर इफ़ यू हैव गॉट एन ऑप्शन, तो आपको अपनी गाड़ी में है ना, ये ऑटोमोबाइल्स में सीएनजी किट इस्तेमाल करनी चाहिए। अब हम लोग इस पेज पर आ गए हैं, यहाँ देखना है हम लोग, देयर आर सम क्वेश्चंस। So, would you love to answer the questions? You must. Select 3 modes of transportation that are often used for traveling within the city, between 2 cities and between 2 countries. And you have to complete the following table on the basis. थोड़ा सा सिर खुजलाना होगा और आप आसानी से जवाब दे सकते हो। Within the city. Within the city हम लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर अपने शहर में ही जाना हो, आप समझ लो कि 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में ही जाना हो, मैं यहाँ पर साइकिल नहीं लिखूँगा क्योंकि साइकिल में फ्यूल लगता ही नहीं है, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, स्कूटर। ओके, यू विल यूज मोटर बाइक्स, मोटरसाइकिल्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, you will use bus, car, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करोगे आप विद इन द सिटी। और इसमें फ्यूल के तौर पर क्या इस्तेमाल होता है, पेट्रोल और डीजल। जल्दी ही हम लोग इस लिस्ट में एक और नाम लिखने वाले हैं, क्योंकि थोड़े ही समय में सरकार इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी हम लोग लिखने वाले हैं। तो मैं फ़िलहाल ई लिख देता हूँ, ELE, है ना। अब आप सोचोगे कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली साइकिल्स आ गई है, स्कूटर आ गए हैं, मोटरसाइकिल आ गई हैं, कारें भी बन रही हैं, बिल्कुल। सो बिटवीन टू सिटीज़ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कार इस्तेमाल करते हैं और बसों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ट्रैवल करने वाला बंदा अकेला हो, 1 या 2 जने हों, तो उस केस में ना वो मोटरसाइकिल और स्कूटर भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा फ्यूल के तौर पर, सेम थिंग विल बी यूज्ड, है ना,
यही इस्तेमाल होगा। बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन टू कंट्रीज। अच्छा, बिटवीन टू सिटीज़ में मैं एक नाम लिखना भूल गया, ट्रेन्स का भी तो इस्तेमाल करते हैं हम एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए। और ट्रेन में भी यही फ्यूल इस्तेमाल होता है। नाउ बिटवीन टू कंट्रीज, वैसे बिटवीन टू सिटीज़ में आप एरोप्लेन को भी ऐड कर सकते हो। सपोज यू हैव टू गो दिल्ली फ्रॉम पटना, सो इन दैट केस यू विल यूज़ एरोप्लेन। आपको पटना से बेंगलोर जाना है तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। आप ऐसे केस में ना शिप, पानी वाले जहाज, उसका भी इस्तेमाल करोगे। बिटवीन टू कंट्रीज, तो यहाँ पर मैं शिप को लिखूँगा और इसके साथ साथ में एरोप्लेन्स को लिखूँगा। यस, एरोप्लेन। अगर दो देशों में काफ़ी अच्छा रिलेशन है, बढ़िया टाई अप है, भाई भाई वाली बात है, तो उस केस में आप ट्रेन को भी लिख सकते हो, कार को भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भाई इंडिया और नेपाल के बीच में जाना है तो खेल खेल में बातें करते करते हम लोगों ने ये क्वेश्चन एयर सॉल्व कर लिया। सो फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है जो हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ कन्वर्टेबल फॉर्मेट, है ना। अपने मतलब ज़िंदगी में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो तो कन्वर्टेड ही है। आकाश में जो बिजली है उसे हम लोग अभी टैप करके स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसा कर पाएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। सो फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, पावर हाउसेज ऑफन बर्न कोल टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। लो, मिल गया ना प्रूफ, मैंने कहा था ना कि ये कन्वर्टेड फॉर्म है। And this steam energy is used to operate turbines which in turn help to generate electricity। तो बिजली बनती कैसे है? कोयला जलाते हैं, स्टीम पैदा होता है, स्टीम एनर्जी से टरबाइन घुमाते हैं और उससे बिजली बनती है। सो दिस मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली कैसे होगा भला? कितना सारा, कितना लाख करोड़ टन कोयला हमें जलाना होता है। इट इज़ बीइंग ग्रेजुअली गिवन अप, लोग धीरे धीरे इस तरीके को छोड़ रहे हैं, है ना। विंड एनर्जी की बातें कर रहे हैं, हाइड्रो एनर्जी की बातें कर रहे हैं, बांध बनाते हैं, उससे पानी गिराते हैं तो वहाँ पर टरबाइन चलता है तो बिजली पैदा होती है। और पवन चक्की की बातें होती हैं, है ना, बातें होती हैं ना। So other better and more eco-friendly methods are now being used for generating electricity, उसकी भी बातें हो रही हैं। अब तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको ये दे दूं कि देयर आर एटॉमिक रिएक्टर, जहाँ पर परमाणु से, एटम से बिजली बनाने की बातें होती हैं। और बातें ही नहीं होती हैं, रसिया में है, अमेरिका में है, इवन इंडिया में भी है, ट्रॉम्बे वहाँ पर है। देयर आर एटॉमिक रिएक्टर्स जहाँ पर यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है। वो थोड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक बार सेटअप हो जाए तो बड़ी सस्ती बिजली होती है। ठीक है, यहाँ हम यूरेनियम से बिजली बनाते हैं। आइंस्टीन का फार्मूला याद है ना, E=mc²। इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ बीइंग produced by using the energy stored in water and also by using wind energy and energy of the sun. Energy of the sun, this is the most popular form of energy we are going to use in our future. Solar panels, है ना, सोलर पैनल सुना ही होगा, लोग छतों पर सोलर पैनल लगाते हैं, उससे घर में बिजली मिलती है, कार चार्ज होगा, मोबाइल चार्ज होगा, सब कुछ होगा। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि हर 10 घरों में से 7 घरों में आपको सोलर पैनल लगे होंगे। उसकी एक दीवार सोलर पैनल की हो सकती है, उसका आधा रूफ सोलर पैनल का हो सकता है। सो दीज मेथड्स आर इको फ्रेंडली दैन वन बेस्ड ऑन यूजिंग कोल, है ना। कोल का भंडार तो ज़मीन के नीचे धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसी तरीके से पेट्रोल का भंडार भी खत्म हो रहा है बच्चों।
तो ये तो मैटर ऑफ कंसर्न है ही, इसीलिए हमें ऐसे एनर्जी सोर्सेज के बारे में पता लगाना होगा, उस पर काम करते रहना होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिसमें हम लगातार दुनिया को एनर्जी दे सकें। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक्टिविटी सेक्शन में कुछ स्टेप्स देख रहे हैं। पुट द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस है ये? बताओ। ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होता है। तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शुड आई हेल्प यू और नॉट? मुझे लगता है कुछ बच्चे तो कर ही लेंगे। बिल्कुल। तो ये हो गया पहला स्टेप, कोल बर्न्स, कोयला जलाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, दिस विल बी सेकेंड स्टेप, वाटर गेट्स हीटेड अप, पानी को गर्म किया जाता है। पानी को गर्म करने से क्या होगा, स्टीम बनेगा, वेपर बनेगा, है ना। स्टीम में बहुत फोर्स होती है, बहुत ताकत होती है। अगर उसे जगह कम दो तो फिर उसकी ताकत और बढ़ जाती है। तो उसी स्टीम से टरबाइन घुमाया जाता है, टरबाइन के घूमने से बिजली बनती है फाइनली। सो दिस विल बी द फिफ्थ स्टेप। ओके, ऐसे बनती है बिजली। कोयला जलाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, पानी गर्म करने से स्टीम पैदा होता है, स्टीम से टरबाइन घूमता है और टरबाइन के घूमने से बिजली बनती है। और फिर वहाँ से तारों के जरिए, बड़े बड़े खंभों के जरिए वो बिजली हमारे घरों तक आती है। So now the next topic is fuels for machines. Fuels for machines. So earlier household works like washing clothes, washing utensils, spinning, weaving, separating cotton from seeds and so on were done manually. अभी भी कई जगहों पर ये सारे काम मैनुअली होते हैं। घर के काम, कपड़े धोने का काम, बर्तन धोने का काम, है ना, बुनाई करने का काम, कपड़े बुनने का काम, बीजों से कॉटन अलग करने का काम कई जगहों पर मैनुअली होता है। लेकिन जो भी डेवलप्ड सिटीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर अब ये काम बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर करने के लिए लोग मशीनों की हेल्प लेते हैं, मशीनों से किया जाता है। आपके घरों में भी वॉशिंग मशीन होगा, डिश वॉशर भी आपने देखा होगा। सो दिस वाज टाइम कंज्यूमिंग, स्लो एंड टायरिंग। तो जब ये काम मैनुअली किए जा रहे थे, है ना, इन कामों को मैनुअली करने में समय लगता है। अगर रफ्तार की बात करें, स्पीड की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, तो मशीनें मनुष्यों से ज़्यादा काम करती हैं, ह्यूमन बीइंग से तेज़ काम करती हैं। मशीनें थकती नहीं, मशीनें ख़राब हो सकती हैं, टूट फूट हो सकती है, रिपेयरिंग करानी होगी, लेकिन वो थकती नहीं आमतौर पर। दे आर फास्ट, एवरीबडी नोज दैट। सो हैंड ऑपरेटेड मशीन्स वेयर देन डेवलप्ड टू हेल्प। तो पहले लोगों ने हाथ से चलने वाली मशीनें बनाई और आगे चल के हाथ से चलने वाली मशीनों को मनुष्यों के एनर्जी की ज़रूरत होती थी, फिजिकल एनर्जी की, जो हम हाथ से घुमा घुमा करके करते होंगे। लेकिन आगे चल कर के इस काम को और भी तेज़ करने के लिए और कम समय में करने के लिए और कम थकाने के लिए लोगों ने उसे दूसरी एनर्जी देनी शुरू की। सो लेटर ऑन मशीन्स वर्किंग थ्रू स्टीम जनरेटेड बाय बर्निंग कोल वेयर इन्वेंटेड। तो ऐसी मशीनें बनाई गईं जो स्टीम से चलाई जा सकें, भाप वाले इंजन। सो दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कोल। अच्छा बच्चों, मैंने इतना पढ़ा दिया और अभी तक मैंने आपको अपने YouTube चैनल के बारे में तो बताया ही नहीं। तो मेरा YouTube चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि मैं जल्दी ही आपके क्लास के सारे चैप्टर्स एक एक करके इस पर अपलोड करने वाला हूँ। एंड यू विल फील दैट, बस वैसे ही फील होगा जैसे कि आपके ट्यूटर आपके सामने बैठ करके पढ़ा रहे हों। तो मेरे लेक्चर्स उन सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं जो चैप्टर को पढ़ करके जाना चाहते हैं क्लास में, या जिनकी क्लास मिस हो गई। और अगर आपको घर बैठे रिवीजन करना हो तो मेरे लेक्चर्स से बेहतर तो कोई दूसरी चीज़ होगी ही नहीं। आप इसे ऑडियो में सुन भी सकते हो। चलो बैक टू द चैप्टर। रेलवे, शिप्स, पावर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज रिक्वायर लार्ज सप्लाईज ऑफ कोल। कभी सोचा है रेलवे डिपार्टमेंट को कितनी
कोयले की ज़रूरत पड़ती होगी। जहाज़ों को कितने कोयले की ज़रूरत पड़ती होगी, वो जहाज़ जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक का सफ़र तय करते हैं। पावर हाउस जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, और बड़ी बड़ी फैक्ट्री जहाँ पर चीनी बनाते हैं, सोप बनाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं, आयरन और स्टील की फैक्ट्रियाँ, कितने कोयले की ज़रूरत पड़ती होगी, लाखों करोड़ों टन। और पीछे के सालों में हम सब लोगों ने कितना लाखों करोड़ों टन कोयला जला भी दिया होगा। सो द रिजर्व्स ऑफ कोल इन नेचर स्टार्टेड डिप्लीटिंग रैपिडली। डिप्लीट करना है ना, ये खत्म हो रहा है और बहुत तेज़ी से खत्म हो रहा है धरती के नीचे कोयले का भंडार। सो व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट यूज एनी अदर रिसोर्स, एनी अदर फ्यूल इंस्टेड ऑफ कोल। तो क्या होगा, भविष्य में दुनिया रुक जाएगी, दुनिया की रफ्तार ही रुक जाएगी। इसीलिए लोगों ने अपनी डिस्कवरी जारी रखी, इन्वेंशन जारी रखा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जारी रखा, और उन्होंने ढूंढा कि कोल के बजाय हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोयले का भंडार ज़मीन के नीचे से खत्म हो जाए तो कोल कैन नॉट बी रिप्लेनिस्ड ईजिली एज नेचर टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम टू मेक इट। धरती के नीचे पानी का भंडार खत्म हो जाता है तो वो तो रिप्लेनिश हो जाता है, अगर उस इलाके में बारिश हो तो, अगर उस इलाके में नदियाँ भरी हुई हैं तो, आसपास में समुद्र हैं तो। बट व्हाट अबाउट कोल? कोयला बनने में, पेट्रोल डीजल बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। इस पर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। सो टू मीट these challenges, steam engines were gradually replaced by other engines। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपनी रिसर्च, अपनी डिस्कवरी जारी रखी, और उन्होंने सोचा कि भाई कोयला ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में काम जारी रखा। उन्होंने ये भी सोचा कि आगे चल कर के हम इन स्टीम इंजन की जगह पर दूसरा कौन सा इंजन इस्तेमाल करेंगे जिसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल हो सके, गैसियस फ्यूल का इस्तेमाल हो सके। सो दे ट्राइड टू डेवलप्ड इंजन्स विच कैन रन यूजिंग लिक्विड फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर ऑल ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। ये सब के सब किससे निकलते हैं? ये सब मिलते हैं हमें क्रूड ऑयल से। कच्चा तेल बोलते हैं क्रूड ऑयल को। क्या बोलते हैं? कच्चा तेल। ठीक है, हाँ, कच्चा तेल। इसे इंग्लिश में हम लोग पेट्रोलियम भी कहते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा ना कि अपने जो मुकेश अंबानी जी हैं, गुजरात के आसपास में इनका रिफाइनरी प्लांट है, तो वहाँ पेट्रोल को, क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। सो हाउएवर पेट्रोलियम रिजर्व्स इन नेचर आर ऑल्सो लिमिटेड एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिस्ड ईजिली। तो लोगों ने पेट्रोल से, है ना, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन से चलने वाले इंजन तो बना लिए, और कई सालों तक इस पर खूब गाड़ियाँ दौड़ा ही रहे हैं। लेकिन आप सब बच्चों को ये जान करके थोड़ा सा बुरा लगेगा कि जैसे हमारी ज़मीन के नीचे कोयले का भंडार लिमिटेड है और बहुत कम बचा है, वैसे ही हमारी धरती के नीचे अंडरग्राउंड पेट्रोल का भंडार भी बहुत कम बचा हुआ है। और साइंटिस्ट लोगों ने तो कुछ कैलकुलेशन भी, एस्टीमेट्स जारी किया है। वो कहते हैं कि अगले 100 साल में धरती के नीचे से पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, 100 से 150 साल में। डोंट वरी, हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, वो इसके ख़त्म होने से पहले ही दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का पता लगा लेंगे, और काम जारी है। सोलर पैनल से काम चल रहा है ना काफ़ी सारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बातें हो ही रही हैं। तो यही बात यहाँ पर फिर से एक वार्निंग है कि जिस तरीके से धरती के नीचे कोयले का भंडार खत्म हो रहा है, उसे आसानी से रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। सेम थिंग हैपन्स विद द पेट्रोलियम रिजर्व्स ऑल्सो, कि धीरे धीरे धरती के अंदर में पेट्रोल का भंडार भी खत्म हो रहा है, और उसे भी हम आसानी से रिप्लेनिश नहीं कर सकते, नेचर भी नहीं कर सकते। नेचर को भी काफ़ी साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं। तो एक बार ज़रा सा सोचना कि वो सारे देश, ईरान, इराक, सऊदी अरब, रसिया, है ना, ये कुछ देश हैं ना जो बहुत धनी हैं, दे आर वेरी रिच कंट्रीज। किस बूते पर? आखिर ये सब के सब पेट्रोल के बूते ही इतने धनी देश बने हुए हैं। तो क्या होगा अगर इनका पेट्रोल का भंडार खत्म हो जाएगा? तो चलो इसके बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे। आज का चैप्टर मैं यहाँ पर ब्रेक करना चाहूँगा। इसका दूसरा पार्ट हम लोग लेकर के आएंगे
जहां हम यहाँ से डिस्कस करना शुरू करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। एक बार फिर से आप सबसे कहता हूँ कि मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके आपकी क्लास के सारे लेक्चर्स साइंस के, एसएसटी के अपलोड करने वाला हूँ। बस आप हर 3 दिन के बाद एक बार दोबारा देख लो ना। अभी मेरी फ्रीक्वेंसी होगी कि हफ्ते में मैं 2 वीडियो ज़रूर डालूँ। आगे चल कर के मैं 3 लेक्चर्स पर वीक करूँगा और आगे देखते हैं, ठीक है। तो न्यू एज कोचिंग याद रखना, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। टेक केयर, बाय बाय।